नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। इसका चैप्टर है सेकंड। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ये देखो दोस्तों, ग्लोब ये हमारी पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। तो ये यहाँ से थोड़ी चपटी है ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, मध्य में एक अपनी भूमध्य रेखा है जो यहाँ से उभरी हुई है, ठीक है। मतलब पृथ्वी एक वास्तविक रूप में गोलाकार नहीं है, एक वर्ताकार है, ठीक है। मतलब वर्ताकार भी नहीं है, इसको एक जियोड बोल सकते हैं, पृथ्वाकार। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब से झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। जैसे अपनी पृथ्वी है, ठीक है, यह अपने अक्ष पर घूमती है, 24 घंटे में एक राउंड पूरा करती है, ठीक है। तो ये एक अक्ष काल्पनिक है, मतलब इसको मानते हैं कि एक अक्ष है, ठीक है, लेकिन वास्तविक में एक अक्ष नहीं होता। आओ कुछ करके देखते हैं। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद ले। स्वेटर बुनने वाली सिलाई को इसके अंदर घुसा दे। यह सिलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को इसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। पृथ्वी अपनी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, ऐसे घूमती है, ठीक है। एक घंटे काल्पनिक रेखा में ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत कहा जाता है। जैसे अपनी ये पृथ्वी है, ठीक है, तो ये मध्य में, सबसे मध्य में विषुवत है जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है और 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को इसको उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, इसको दक्षिण गोलार्ध बोलेंगे। उत्तरी गोलार्ध दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वर्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वर्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वर्त से ध्रुव तक, ये ध्रुव, ठीक है, ये ध्रुव होते हैं। ध्रुव तक स्थिति सभी समानांतर वर्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। ये सभी समानांतर होते हैं, ठीक है। 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ऐसे होते हैं, 90 डिग्री तक होता है, ठीक है। जिसको उत्तरी बोलेंगे और नीचे होगा साउथ में, उसको दक्षिण बोलेंगे। उसी तरह 0 से 1, 2, 3 ऐसे होते होते 90 डिग्री दक्षिणी हो जाएगा। विषुवत वर्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। ये क्या हो गया? शून्य मतलब 0 डिग्री। चूंकि विषुवत वर्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वर्त का एक चौथाई आता है। इसका माप होगा 360 डिग्री। ये सभी 360 बोलेंगे इसको, ठीक है। 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता था, 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वर्त के उत्तर की सभी समान रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वर्त के दक्षिण स्थित सभी समान रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं? अगर अपने को अक्षांश देशांतर का मालूम होगा तो यहाँ पर
मतलब उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के बारे में बता सकते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजॉन्ट दोनों एक अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजॉन्ट विषुवत के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं चंद्रपुर 20 उत्तरी अक्षांश पर है तथा बेलो होरिजॉन्ट 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 में स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत से दूर होते जाते हैं अक्षांश का आकार घटता जाता है, क्योंकि जैसे अपनी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, क्योंकि एक समान नहीं है ना, तो ये क्या है, भूमध्य रेखा। तो जैसे जैसे अपन उत्तर की ओर जाते जाएंगे तो इनके एक आकार में कमी होती जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जाते ये एक पॉइंट रह जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि विषुवत वर्ष से, ये विषुवत वर्ष से जैसे जैसे अपन दूर उत्तर से जाएंगे या दक्षिण से जाएंगे तो अक्षांशों का आकार आपको दिख रहा है ना, अक्षांश अपने घट रहे हैं। जैसे ये दूरी क्या है, ये दूरी क्या है, ये दूरी क्या है, तो लग रहा है ना ये एक दूरी का आकार बता रहा है। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुवत वर्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी ये हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, जैसे देखो दोस्तों, ये देखो अपनी पृथ्वी है, अपन ने मध्य में क्या देखा था, भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री बोलेंगे। उसके बाद क्या आएगी, कर्क रेखा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगी, मतलब 23.5 डिग्री। ठीक है, इसको 66.5, फिर ये क्या हो जाएगा अपना 90 डिग्री। इसी तरह अपने नीचे क्या आएगी, मकर रेखा 23.5 दक्षिणी अक्षांश, फिर वही 66.5 फिर आ जाएगा 66.5। ठीक है, फिर ये दक्षिणी ध्रुव 1 पॉइंट, या 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो ये दर्शा रहा है कि 3 रेखा और होती हैं भूमध्य रेखा के अतिरिक्त, एक कर्क रेखा होती है, एक दक्षिण में मकर रेखा होती है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी। विषुवत वर्त के 66.5 उत्तर में उत्तरी ध्रुव वर्त, विषुवत रेखा के 66.5 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वर्त। पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। जैसे अपनी पृथ्वी है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, तो ये जितने भी ये जो जगह है यह सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है, तो इसकी किरणें सीधी पड़ेंगी, लेकिन ये बाकी उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव में तिरछी पड़ेंगी, तो यहाँ मतलब इतनी उष्मा, मतलब इतनी गर्मी नहीं होगी। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सबसे ज़्यादा गर्मी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पे दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव का तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वर्त एवं दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वर्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। जैसे अपन ने देखा, ये भूमध्य रेखा, फिर कर्क रेखा, ये मकर रेखा, फिर ये 66.5 और 90 डिग्री, और 66.5 उत्तरी से 90 डिग्री के बीच ये क्या है, शीतोष्ण, मतलब यहाँ पे ऊष्मा कम होगी, मतलब गर्मी कम होगी, मध्यम टेम्परेचर रहेगा, जिसको क्या बोला गया, शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वर्त एवं उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वर्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, तिरछा होता है, इसलिए शीत कटिबंध कहलाता है। जो मतलब ये पीक पॉइंट होता है वहाँ शीत कटिबंध होता है। देशांतर क्या है, अक्षांश क्या होते हैं, जैसे पृथ्वी है, जो ये जितनी भी ये होती हैं भूमध्य रेखा, फिर कर्क रेखा, फिर ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है अक्षांश, ये क्या है, क्या होते हैं, अक्षांश। उसी तरह ये पृथ्वी है, ये क्या है, समानांतर रेखा, जो खड़ी रेखा है उसको क्या बोलेंगे, देशांतर। ठीक है,
किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं दक्षिण महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप की एक अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उसकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ रेखा को देशांतरीय यामोत्तर कहा जाता है। जैसे देशांतर हैं, ठीक है, अक्षांश ऐसे होती हैं, ठीक है, ऐसे, और देशांतर ऐसे होते हैं, ठीक। इनके तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंश में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवर्त अपने आप हो गए। जैसे ये पूरा है तो ये एक तरफ क्या हो गया, देशांतर। तो ये पूरा कब होगा, जब इधर की देशांतर होगी। तो जब तक ये नहीं होगी तो ये अर्धवर्ती कहलाएगा। तथा उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ध्रुव पर शून्य हो जाते हैं जहाँ सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिल जाते हैं। जैसे ये पिक पॉइंट पे मिल जाती हैं, ये एक शून्य हो जाता है। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्सर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्सर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा है। इस जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या मानते हैं हम, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। जैसे एक तरफ क्या बोलेंगे 0 डिग्री, दूसरी तरफ क्या बोलेंगे 180, क्योंकि अपनी पृथ्वी क्या है, गोल है। तो एक तरफ तो क्या हो जाएगा, एक तरफ तो 0 डिग्री, एक तरफ 180, तो 0 डिग्री 180 एक ही रेखा है, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे अपनी यहाँ खड़े हैं, जैसे किसी अपने राउंड काटते हैं तो राउंड काटते काटते एक ही जगह आ जाते हैं ना, ठीक है। तो वो क्या है, स्थान एक ही है, लेकिन राउंड काट के उसी स्थान पे अगर इधर आएंगे तो ये दोनों का मिलान एक हो जाएगा, ठीक है। आओ कुछ करके देखें, कुछ करके सीखे। एक वर्त खींचे, मान लीजिए कि प्रमुख यामोत्तर इसे 2 बराबर भागों में बांटते हैं। पूर्वी गोलार्ध में पश्चिम गोलार्ध को रंग कर नामांकित कर दीजिए। उसी प्रकार एक दूसरा वर्त खींचे जिसे इस वर्त 2 बराबर भागों में बांटे। अब उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध को रंग भर दीजिए। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतर यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप इस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटते हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 से है तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटती हैं वहाँ कुछ छोटे वर्त खींचिए। इन छोटे वर्तों को अवसदय तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखा पूर्व देशांतर में क्षैतिज रेखा उत्तरी अक्षांश व्यक्त करती हैं। ग्रिड क्या होता है, ये ग्रिड, क्योंकि ये अक्षांश है और ये देशांतर है, इन्हीं जो मिलकर जो जाल बनता है उसी को ग्रिड कहा जाता है। ये अपना विश्व का मानचित्र है। विश्व का मानचित्र आप बता सकते, जैसे ये विश्व का मानचित्र है, इसमें मध्य में क्या गुजरती है 0 डिग्री, उसके जस्ट ऊपर कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश, फिर जस्ट भूमध्य रेखा के जस्ट नीचे मकर रेखा 23.5 दक्षिण अक्षांश, ठीक है। ये जो अभी 0 डिग्री देशांतर मान रहे थे ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। इसी को 180 डिग्री देशांतर बोलते हैं। अब आप देखेंगे वर्त एक है उत्तरी अक्षांश है, 1 डिग्री पूरी देशांतर में स्थित है। अन्य वर्तों की स्थिति ज्ञात कीजिए। जैसे ये अक्षांश है, ये अक्षांश है और ये देशांतर है। इसको क्या बोलेंगे, ग्रिड बोलेंगे, ठीक है।
देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी कैसे लगाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। जैसे अपनी पृथ्वी है तो अपना समय कोई मान होता है, ठीक है, अपना जैसे अपने भारत का मान ले 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री मान रखा है। तो किसी स्थान को मापने के लिए अपना मान होता है और उसके मान ये एक अपनी आधार है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, इसी को 180 मानते हैं। तो जिसके इधर पश्चिम में होगा उसमें तो समय घट जाएगा, ठीक है, और पूरब में होगा उसमें समय जुड़ जाएगा। जैसे अपन मान रखे हैं 5.5 घंटे, ठीक है। अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो इसमें 5.5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 12:30 के बाद 5.5 हो जाएंगे, ठीक है, और इधर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इधर जाएंगे पश्चिम की तरफ तो माइनस कर देंगे और इधर पूर्व की तरफ अपने इंडिया की तरफ आएंगे तब प्लस कर देंगे। पश्चिम में इनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्न विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री, मतलब 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी अपने अक्ष पे, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री। तो 1 घंटे में घूमने में कितनी डिग्री? 15 डिग्री। अब 4 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री, ठीक है, ये फैक्ट है, ठीक है, ये लर्न करने पड़ेंगे। 15 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री अगर 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है तो 4 मिनट में कितनी घूमेगी? 1 डिग्री। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 60 मिनट, मतलब 15 × 4 कर दोगे, मतलब जितनी डिग्री है उसको मिनट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो अपना समय आ जाएगा। ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात जहाँ दोपहर का 1 बजा होगा लेकिन ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा, मतलब अपन घटा देंगे। वहाँ सुबह के 11 बजे, मतलब 12 में माइनस 1 घंटा माइनस 11 हो जाएगा। इसी प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में उसी समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा सिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर यामोत्तर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। इससे यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, 82.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, वो मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। जैसे अपने इंडिया है, ठीक है, तो अपने मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और अपना अक्षांश देशांतर क्या है? अपना देशांतर क्या है? 68 डिग्री पूर्व से 57 डिग्री पूर्वी, ठीक है, ये अपना देशांतरी विस्तार है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न के शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर होगा? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। हमने अभी बात की थी कि
वहाँ पे 12 बज रहे हैं तो उसमें 5:30 ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 7:30। सॉरी नहीं 2 बजे की बात हो रही है। अगर 12 बजेंगे तो 5:30 होंगे और 2 बजे की बात की जा रही है तो 7:30 होंगे, क्योंकि 2 घंटे एक्स्ट्रा है ना। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होगा जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक हैं। रूस में कितने 11 मानक अपनाए। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री। तो चलो दोस्त, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। फर्स्ट है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो आपने पढ़ा था पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। हमने देखा था ना, ये पृथ्वी है तो ये थोड़ी चपटी है यहाँ से उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में, और यहाँ से थोड़ी भूमध्य रेखा पे उभरी हुई है। ग्लोब क्या है? सेकंड है, ग्लोब क्या है? पृथ्वी के स्वरूप व आकार को समझने के लिए लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप का प्रयोग किया जाता है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ये आकार में गोल और घुमावदार होते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है। थर्ड है, कर्क रेखा का अक्षांश मान क्या है? कर्क रेखा हमने देखा था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक। फोर्थ है, कर्क रेखा अक्षांश मान हमने देख लिया। फोर्थ है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध जैसे हमने देखा था उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। ठीक है, हमने देखा था ना उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। फिफ्थ है, अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या है? तो आप बता सकते हैं जैसे भूमध्य रेखा की समांतर से किसी भी स्थान की उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की और खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। सभी अक्षांश रेखाएं परस्पर समानांतर और पूर्णवर्त होती हैं। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दोनों जैसे भूगोलीय ध्रुव के बीच खींची गई काल्पनिक मध्याह्न रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवर्ताकार होती हैं। ठीक है, हमने देखा था ना अर्धवर्ताकार, जैसे ये अक्षांश है, सॉरी देशांतर है, ये देशांतर है। लेकिन अक्षांश होते हैं वो पूर्णवर्त होते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि जब इधर दूसरा देशांतर आएगा तब ये पूर्णवर्त होगा, लेकिन जब एक ही देशांतर खींचेंगे तो ये अर्धवर्त होगा। नेक्स्ट है 6, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि उष्ण कटिबंध क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाया जाता है। कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसी कारण उष्ण कटिबंध क्षेत्र सबसे अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, जब भारत में सेवंथ है, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? क्योंकि भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री में स्थित है तथा भारत का समय लंदन में 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। तो ऐड कर देंगे ना। नेक्स्ट है, उत्तर का चिन्हित कीजिए। इसका फर्स्ट है, प्रमुख यामोत्तर का मान क्या था? तो आपने देखा था 0 डिग्री, इसी को 180 बोला जाता है। सेकंड है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? आपने देखा था, कहाँ पाया जाता है बता सकते हो आप? ये पाया जाता है ध्रुव। देखा था ना आपने, उष्ण है शीतोष्ण कटिबंध मतलब ध्रुव पर। आंतरिक कुल संख्या कितनी है? तो आप बता सकते हो कितनी है? 360। दक्षिणी ध्रुव वर्ती स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, कहाँ है? कॉमन सेंस में बता सकते हैं, दक्षिण ध्रुव पूछा था, दक्षिण गोलार्ध में। फिफ्थ है, ग्रिड किसका जाल है?
बता सकते हो। अक्षांश हो समानांतर रेखा को देशांतर या मध्य। ग्रिड क्या था, जैसे अपने देशांतर हैं और अक्षांश हैं, इनके सभी लिखित रूप को क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। थर्ड है खाली स्थान पर हो। इसका फर्स्ट है मकर रेखा पर, मकर रेखा खाली स्थान स्थित है। मकर रेखा किस पे है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। भारत का मानक यामोत्तर क्या था, 82.5 डिग्री पूर्व। जीरो यामोत्तर को क्या कहोगे, जीरो यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रमुख यामोत्तर। देशांतरों के बीच की दूरी की तरफ घटती जाती है। क्या घटती जाती है, देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ, जैसे ध्रुव थे, ये ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। उत्तरी ध्रुव वर्त है उत्तरी गोलार्ध में। हमने देखा था ना, उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध, ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव होगा उत्तरी गोलार्ध। ठीक, तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसको एक बार और रीड करना और पढ़ना, समझने की कोशिश करना, और हो सके तो इसको एक बार अच्छे से अपने माइंड में ये बिठाना कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, मध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक है, तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।